फ्रेंड्स अभी हम लोग एक्यूट किडनी इंजरी की ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट पार्ट में जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ्रेंड्स हमें एक्यूट रेनल फेलियर की जो इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी अच्छी तरह से समझनी है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वहाँ पे उस रिलेटेड हमें वहाँ पे ट्रीटमेंट करने रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे अंडरलाइन कॉज का जो ट्रीटमेंट करना रहता है सबसे जो मेन चीज रहती है वहाँ पे। ठीक है, अंडरलाइन कॉज का जो ट्रीटमेंट करना रहता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे प्रीरेनल, रेनल और पोस्टरेनल जो कॉजेस है वो अच्छी तरह से हमने अच्छी तरह से देखे हैं, उस रिलेटेड हमें वही ट्रीटमेंट करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट को जो एक्यूट किडनी इंजरी हुई है वो प्रीरेनल कॉजेस की वजह से, मतलब हाइपोटेंशन की वजह से वहाँ पे किडनी इंजरी हुई है, तो हमें हाइपोटेंशन को ट्रीट करना रहता है। वहाँ पे अप्रोप्रिएट फ्लूइड्स वगैरह यूज करना होगा, फिर वहाँ पे ब्लड वगैरह पेशेंट को देना है, तो वहाँ पे अच्छी तरह से अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उसके हिसाब से हाइपोटेंशन के रिलेटेड ट्रीटमेंट करने रहते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह से उस अंडरलाइन कॉज को ट्रीटमेंट करना सबसे मेन चीज रहती है। ठीक है, इस तरह से एक एक करके हम लोग अभी ट्रीटमेंट देख लेते हैं अभी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स वहाँ पे ट्रीटमेंट पार्ट में तो जो कॉज है ना एआरएफ का, द कॉज ऑफ एआरएफ शुड बी रूल्ड आउट। ठीक है, जो कॉज है सबसे पहले वो देखना रहता है, इसलिए प्रीरेनल, रेनल और पोस्टरेनल जो कुछ भी हम लोग इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे वो सबसे मेन जो चीज़ है वो एक्यूट किडनी इंजरी क्यों हुई है उधर से सबसे मेन चीज़ वहाँ पे कॉज देखना रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इफ पेशेंट समझो हाइपोवोलेमिया है, ठीक है, इफ हाइपोवोलेमिया इज देयर अप्रोप्रिएट एंड एडुकेट फ्लूइड मैनेजमेंट शुड बी डन। ठीक है, इसलिए अप्रोप्रिएट एंड एडुकेट फ्लूइड वहाँ पे हमें देना रहता है, इसलिए हाइपोवोलेमिया ट्रीट करने के लिए। ठीक है, वैसे मैंने फ्लूइड्स कौन से किस चीज़ में यूज करना है जरा सा इन जनरल बताया यहाँ पे, लेकिन जरा सा समझना है कि वहाँ पे अप्रोप्रिएट फ्लूइड मैनेजमेंट करके पेशेंट को हाइपोवोलेमिया ट्रीट करना रहता है, और वहाँ पे अपने आप फिर एक्यूट रेनल फेलियर वगैरह पेशेंट को अच्छे तरह से हाइड्रेट करने के बाद पेशेंट को जो रेनल फेलियर है एक्यूट वो अच्छे तरह से ट्रीट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द हेमोडायनामिक मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सेप्सिस। ठीक है, वहाँ पे समझो सेप्सिस वगैरह है क्या, मतलब सेप्सिस को प्रिवेंट करने के लिए जो कुछ भी एंटीबायोटिक वगैरह यूज करना रहता है ऐसे केसेस में, जरा सा वो रेनल डोज में यूज करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे कॉज वगैरह देखिए, वहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट रेनल एंटीबायोटिक वगैरह यूज करना रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेमोडायनामिक मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सेप्सिस शुड बी डन देयर। ठीक है, यहाँ पे मोटो क्या चाहिए फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारा मोटो क्या होना चाहिए, सब ट्रीटमेंट जो हम लोग कर रहे हैं हमारा जो मेन ट्रीटमेंट का मोटो क्या होना चाहिए, मिनिमम 50 ml पर आवर यूरिन हमारे पेशेंट में पास होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50 ml पर आवर यूरिन शुड पास देयर। ठीक है, ये सबसे मेन मोटो होना चाहिए हमारा। ठीक है, ये इतना मिनिमम 50 ml पर आवर यूरिन पेशेंट में पास होना चाहिए, इसलिए हमें पेशेंट को अच्छी तरह से आईवी फ्लूइड वगैरह या फिर फ्लूइड मैनेजमेंट वगैरह करना है, वो अच्छी तरह से वहाँ पे इस चीज़ से करना रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसी तरह से देख लेना कि वहाँ पे फ्लूइड मैनेजमेंट कैसे कैसे करते हैं अभी। ठीक है, जैसे सबसे मेन चीज देख लेते हैं वहाँ पे फ्लूइड ऑफ चॉइसेस जैसे केसेस में। ठीक है, मतलब कॉज किस वजह से हाइपोटेंशन वगैरह हुआ है, वो कॉज की वजह से जो हाइपोटेंशन हुआ है वहाँ पे हमें ट्रीट करना रहता है, इसलिए जैसे हाइपोवोलेमिया किस चीज से हुआ है इसलिए वहाँ पे उसके रिलेटेड हमें आईवी फ्लूइड वगैरह यूज करने रहते हैं केसेस में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो आईवी फ्लूइड्स बताए हैं ये आईवी फ्लूइड्स क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पे इन जनरल हम लोग जो यूज करते हैं। ठीक है, इन जनरल हम लोग जो प्रैक्टिस में जो यूज करते हैं उसी हिसाब से मैंने ये जैसा पॉइंट्स निकाले हैं उसके हिसाब से जरा सा अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल समझो पेशेंट को डायरिया है। ठीक है, पेशेंट को डायरिया है, डायरिया की वजह से समझो हाइपोटेंशन हुआ है, और हाइपोटेंशन की वजह से फ्रेंड्स हम जो एक्यूट रेनल फेलियर वगैरह हुआ है वो डायरिया को ट्रीट करने के लिए जो अप्रोप्रिएट फ्लूइड चॉइस है फ्रेंड्स वहाँ पे रिंगर लैक्टेट यूज कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग रिंगर लैक्टेस वगैरह यूज कर सकते हैं ऐसे डायरिया के केसेस में वगैरह। ठीक है, समझो पेशेंट को समझो वोमिटिंग की वजह से, समझो वोमिटिंग की वजह से पेशेंट को हाइपोटेंशन और एक्यूट रेनल फेलियर हुआ है, तो वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए फ्रेंड्स उसके वोमिटिंग की कुछ उसको वोमिटिंग ट्रीट करने के लिए ड्रग के साथ साथ वो हाइपोटेंशन ट्रीट करने के लिए पेशेंट को हाइड्रेशन जो आईवी एनएस से देना रहता है। ठीक है, वो नॉर्मल सलाइन जो होता है, नॉर्मल सलाइन एनएस 500 ml एनएस रहता है, वो पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से वहाँ में यूज करना रहता है, इसलिए आदमी वोमिटिंग है तो पेशेंट में एनएस यूज करना रहता है। ठीक है, बाद में पेशेंट में समझो एचआरएस मतलब क्या होता है वहाँ पे हिपैटोरेनल सिंड्रोम। ठीक है, पेशेंट में समझो हिपैटोरेनल सिंड्रोम है। हिपैटोरेनल सिंड्रोम क्या रहता है, ये हिपैटोरेनल सिंड्रोम ऐसा रहता है कि फ्रेंड्स पेशेंट को समझो लिवर सिरोसिस वगैरह होता है। ठीक है, लिवर सिरोसिस वगैरह होता है तो वहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन में डेवलप होता है। ठीक है, लिवर सिरोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होता है, और धीरे धीरे क्या होता है फ्रेंड्स लिवर फेलियर के बाद धीरे धीरे एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह वहाँ पे रेनल फेलियर भी होता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इनके जैसे एचआरएस जो रहता है हिपैटोरेनल सिंड्रोम वगैरह रहता है तो पेशेंट में समझो
हमें आईवी एल्ब्यूमिन इंजेक्शन देना पड़ता है, ठीक है। आईवी एल्ब्यूमिन का बॉटल रहता है ऐसा 100 ml का, वो हमें लगाना पड़ता है पेशेंट को फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे HRS के पेशेंट में भी एल्ब्यूमिन यूज कर सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में समझो सेप्सिस वगैरह है, सेप्सिस वगैरह है तो सेप्सिस को ट्रीट करने के लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक के साथ साथ वहाँ पे क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस भी यूज कर लेते हैं। क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस कौन सी है, जो ये क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस NS है, RL है, DNS है, ये सब क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस में आते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये इंजेक्शन अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक के साथ साथ हमें क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस भी यूज कर लेते हैं वहाँ पे। NS RL DNS वगैरह ये क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में देखते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। समझो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से पेशेंट में समझो हाइपोवोलेमिया और पेशेंट समझो एक्यूट रेनल फेलियर वगैरह हुआ है, तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स हमें IVNS यूज करके वहाँ पे कीटोन्स को फ्लश आउट करना रहता है, ठीक है। IVNS को यूज करके हमें कीटोन्स को फ्लश आउट करना रहता है, और वहाँ पे दूसरे हाथ से कैसा है, शुगर को मॉनिटरिंग करके शुगर कंट्रोल करना रहता है। इसलिए हमें कीटोन्स को फ्लश आउट करने के लिए IVNS बेस्ट रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में पेशेंट को समझो एक्सेसिव स्वेटिंग है कुछ ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर्स की वजह से, या फिर कई बार क्या होता है स्वेटिंग की वजह से पेशेंट को समझो हाइपरटेंशन वगैरह डेवलप होता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है हाफ NS यूज किया जाता है, ठीक है। हाफ NS मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे 0.45% NS वहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। वहाँ पे पेशेंट को हाइड्रेट भी करना रहता है, और एक्सेस क्वांटिटी में सोडियम भी कैसा है क्वांटिटी में एक्सेस क्वांटिटी में सोडियम हमें देना नहीं रहता, इसलिए पेशेंट को सिर्फ हाइड्रेट करना रहता है। ऐसे केसेस में पेशेंट को हाफ NS वगैरह मतलब 0.45% NS ऐसे केसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जरा से प्रॉपर अप्रोप्रिएट चॉइसेस ऑफ फ्लूइड्स वगैरह मैंने बताया है फ्रेंड्स, जरा सा मैंने प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने जैसे हमने प्रैक्टिस में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, डायरिया में RL यूज करते हैं, वोमिटिंग में हम लोग NS यूज करते हैं, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सा पॉइंट बताए हैं, जरा सा अच्छी तरह से ध्यान से देख लेना ये पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स हमें किसी बुक में नहीं मिलते फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताए हैं ये पॉइंट्स, जरा सा अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स हमें जो मैनेजमेंट रहते हैं सेप्सिस की मैनेजमेंट करनी रहती है, पेशेंट में समझो सेप्सिस वगैरह है क्या, यूरोसेप्सिस वगैरह है, ऐसे केसेस में फ्रेंड्स हमें अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सेप्सिस भी करना रहता है, इसलिए चॉइसेस ऑफ एंटीबायोटिक भी उसके हिसाब से करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए चॉइसेस ऑफ एंटीबायोटिक भी हमें रेनल कितना इंजरी वगैरह है ये सब चीज़ें देख के रेनल अप्रोप्रिएट रेनल डोज में देना पड़ता है, ठीक है। बाद में समझो कुछ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह है, तो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह तो पेशेंट को समझो इंजर हो सकते हैं हमें लगता है, तो ऐसे नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह हमें अवॉइड करना रहता है केसेस में, ठीक है। इसलिए नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड एंड स्टॉप्ड इफ पेशेंट एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग एक्यूट किडनी इंजरी। ऐसे नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह जो है फॉर एग्जांपल अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, जो ARBs है, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स में जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स वगैरह है, ठीक है, ये ARBs वगैरह जो किडनी जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उससे भी क्या होता है फ्रेंड्स, ये किडनी इंजरी हो सकती है, या फिर सल्फा ड्रग्स जो है, या फिर सल्फोनामाइड्स वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें भी ये कैसे क्या अवॉइड करने रहते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, ठीक है। NSAIDs वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स सभी अवॉइड करने रहते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में चॉइसेस ऑफ अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक इन रेनल डोसेज भी यूज करना रहता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स जब इनकेस हमें वहाँ पे रेनल सेप्सिस वगैरह है, कुछ वहाँ पे कुछ यूरोसेप्सिस वगैरह चांसेस दिख रहे हैं, ऐसे केसेस में समझा एंटीबायोटिक वगैरह यूज करना रहता है, तो ऐसे इंजेक्शन केसेस में इंजेक्शन पिपरासिन टाइजोबैक्टम जो है, इंजेक्शन पिपरासिन टाइजोबैक्टम ये 4.5 ग्राम IV TDS IV स्टैट में दे सकते हैं, ठीक है। ये 4.5 ग्राम IV स्टैट में देना रहता है, बाद में रेनल डोज में 2.25 ग्राम IV TDS में भी ये यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये इंजेक्शन पिपरासिन टाइजोबैक्टम ये अच्छा वर्क करता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए इंजेक्शन पिपरासिन टाइजोबैक्टम में 4.5 ग्राम IV स्टैट में देते हैं, बाद में 2.25 ग्राम IV TDS में यूज कर सकते हैं ऐसे केसेस में, इफ नेसेसरी है ऐसे एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह केसेस में सेप्सिस रिकवर करने के लिए वगैरह, ठीक है। इसी तरह से एंटीबायोटिक भी हमें रेनल डोज में देना पड़ता है ऐसे केसेस में, ठीक है। फ्रेंड्स ये सब करके भी पेशेंट को समझो बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंट सीवियरिटी कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, ऐसे केसेस में समझो कई बार फिर डायलिसिस करनी पड़ती है। डायलिसिस क्या रहते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने किडनी फिल्ट्रेशन करते हैं, इनके हमारी किडनी फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं करी तो हमें आर्टिफिशियल हमें बॉडी को फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए डायलिसिस टेक्निक बोलते हैं वहाँ पे, जो आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन वगैरह करते हैं वहाँ पे उसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। डायलिसिस में क्या होता है फ्रेंड्स, एक हाथ से हम लोग कई बार एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह है तो समझो डायलिसिस कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए किया जाता है, तो वहाँ पे कैसे एक डायलिसिस कैनुला डाला जाता है इंटरनल जुगुलर वेन में, ठीक है, IJV में इंटरनल जुगुलर वेन, या फिर वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स डायलिसिस कैनुला डाला जाता है, डायलिसिस लाइन बोलते हैं, वहाँ पे डायलिसिस लाइन डाली जाती है, और वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे वहाँ पे एक हाथ से मतलब वहाँ से ब्लड लिया जाता है, ठीक है, बॉडी में से ब्लड लिया जाता है, और वहाँ पे ब्लड क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे एक डायलिसिस मशीन में जो क्या होता है फ्रेंड्स एक डायलिजर रहता है, डायलिजर क्या करता है फिल्ट्रेशन का काम करता है, डायलिजर फिल्ट्रेशन करके फिर बॉडी में क्या होता है ब्लड एक दूसरे कैनुला से ब्लड
हमारे बॉडी में डाला जाता है फिल्टर करके, ठीक है। इसलिए ये पूरा बॉडी क्या होता है फिर आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन वगैरह होकर फिर से ब्लड हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन करके वगैरह डाला जाता है। वहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जो प्रोडक्ट है या फिर वॉल्यूम ओवरलोड वगैरह है वो सब कम हो जाता है फ्रेंड्स वैसे डायलिसिस के इसमें, ठीक है। इस तरह से अभी हम लोग डायलिसिस के इंडिकेशन क्या है जरा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। डायलिसिस कब कब करना रहता है, इनके पेशेंट सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में समझो, ठीक है। पेशेंट्स इनके सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में रहता है तो पेशेंट के जान को भी खतरा रहता है, इसलिए ऐसे केसेस में इमरजेंसी डायलिसिस करनी चाहिए ऐसे केसेस में समझो, ठीक है। इनके पेशेंट हाइपरकैलेमिया में है, हाइपरकैलेमिया में मतलब समझो पोटेशियम जो है पोटेशियम कितना ग्रेटर देन 7.0 से ज़्यादा है, ठीक है। पोटेशियम ग्रेटर देन 7.0 से ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में भी समझो हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे कई बार बॉडी को क्या होता है फ्रेंड्स, ये इतना टॉक्सिक रहता है कि पोटेशियम क्या होता है कई बार कार्डियक जो एरिथमिया वगैरह डेवलप कर सकता है। इसलिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स समझो जीआई जो हम लोग हाइपरकैलेमिया में जो जीआई ड्रिप यूज करते हैं, हाइपरकैलेमिया में जो ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप जो यूज करते हैं हम लोग, ग्लूकोज इंसुलिन जो ड्रिप यूज करते हैं, इनके ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप से भी समझो पोटेशियम कम नहीं हो पाता, इसलिए कांस्टेंट हाइपरकैलेमिया रहता है ऐसे केसेस में। तो हमें ऐसे केसेस में फिर डायलिसिस करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में समझो यूरेमिक इंसुफिलोपैथी वगैरह है, पेशेंट्स में यूरेमिक इंसुफिलोपैथी वगैरह है, पेशेंट्स ऑफ कैसे यूरेमिक इंसुफिलोपैथी के एस्टेरिक्स के साइन देखे हमें, एस्टेरिक्स की साइंस हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। प्रेजेंस ऑफ समझो फ्लैपिंग ट्यूमर्स है वहाँ पे पेशेंट के, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फ्लैपिंग ट्यूमर्स है तो ऐसे केसेस में यूरेमिक इंसुफिलोपैथी में समझो पेशेंट है मेंटल स्टेटस वगैरह पेशेंट ठीक नहीं है, पेशेंट यूरेमिक इंसुफिलोपैथी में है तो ऐसे केसेस में हमें जरा सा डायलिसिस करके वो नाइट्रोजनस जो ब्लड यूरिया है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हमें बॉडी में से बाहर फिल्टर करना पड़ता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इनके पेशेंट समझो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ओवरलोड में है, पैलेटल पेटिंग एडिमा है, पेशेंट ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग है, एनएसआर का है, ऐसे केसेस में भी फ्रेंड्स हमें डायलिसिस ऐसे केसेस में करने रहते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। इनके डायलिसिस अगर प्रॉपर्ली अच्छी तरह से हुआ तो पेशेंट अच्छी तरह से रिकवर भी होते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह से प्रॉपर्ली इंडिकेशन भी हमें पता रहना चाहिए कि डायलिसिस पेशेंट का कब करना चाहिए, इसलिए तरह से डायलिसिस की इंडिकेशन भी अच्छी तरह से देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसे बच्चों को पता नहीं रहता कि पेशेंट को किसी स्टूडेंट को हमारे पता नहीं रहता कि बहुत सारे डॉक्टर्स को भी पता नहीं रहता। हम लोग कई बार कह देते हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल में जो आईसीयू में जॉब वगैरह करते हैं तो पेशेंट में समझो एकदम पोटेशियम इतना ज़्यादा जीआई ड्रिप वगैरह देने के बाद में पोटेशियम समझो बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स हमें हाइपरकैलेमिया वगैरह जो कैसे केसेस में डायलिसिस अच्छी तरह से जल्द करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसी तरह से डायलिसिस इंडिकेशन भी हमें अच्छी तरह से आना चाहिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, ठीक है, समझ आइए। इसलिए जरा से डायलिसिस इंडिकेशन भी हमें पता रहना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए हमने अच्छी तरह से एक्यूट किडनी इंजरी की कॉजेस वगैरह इटियोलॉजिकल फैक्टर्स उसके साइंस एंड सिम्टम्स उसके इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करने हैं उसके प्रॉपर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कैसे कैसे करनी है ये सब चीज़ें हमने अच्छी तरह से देखी है फ्रेंड्स अभी, ठीक है। उसका अच्छी तरह से पढ़ के हमें पेशेंट को अप्लाई भी करना रहता है, ठीक है।